अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस और फोलिकुलोजेनेसिस के सिलसिले में है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म formation and development from primordial germ cell in the testis of male is called spermatogenesis। जब एक फीमेल के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का तीसरा हफ्ता शुरू हो जाता है, तो तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते तक एम्ब्रियो के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनना शुरू हो जाते हैं यानी बन जाते हैं। और जब एम्ब्रियो का छठा हफ्ता शुरू हो जाता है, तो इस छठे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक एम्ब्रियो के अंदर टेस्टिस वो मुकम्मल हो जाते हैं। जब टेस्टिस मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं, ये इन टेस्टिस के अंदर चले जाते हैं। टेस्टिस के अंदर एक खास किस्म के ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको सेमिनोफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल चले जाते हैं। और जब वो इन टेस्टिस के अंदर सेमिनोफरस ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं, तो फिर इसको स्पर्मेटोगोनियम का नाम दिया जाता है। यानी ये टाइप ए या ए टाइप के स्पर्मेटोगोनियम सेल कहलाते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होते हैं, ये नॉन फंक्शनल की हालत में होते हैं, और ये तकरीबन बच्चे की जो बलूगत होती है, ये बलूगत तक ये नॉन फंक्शनल की हालत में होते हैं। और जब बच्चा बलूगत को पहुंच जाता है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो किस्म के हार्मोन खारिज करता है। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, एक को FSH हार्मोन और एक LH हार्मोन, ये दो किस्म के हार्मोन खारिज करता है और बजरिया ब्लड इसको टेस्टिस की तरफ भेज देता है। ये हार्मोन जब टेस्टिस में आ जाते हैं, सेमिनस ट्यूब्यूल के अंदर जब आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो ए टाइप के जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और जब इसकी ग्रोथ शुरू होती है, तो फिर इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, इसकी रिप्लिकेशन शुरू हो जाती है। और ये स्पर्मेटोगोनियम 2NDN पर पहले ये मुश्तमिल था, अब ये 4NDN पर ये क्या होता है, मुश्तमिल हो जाता है। और फिर माइटोटिक सेल डिवीजन के जरिए ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, जिसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, ये दो डॉटर सेल, और इस एक डॉटर सेल को ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और दूसरे को बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दो डॉटर सेल जो कि ए टाइप और बी टाइप डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं, ये तकसीम हो जाते हैं। तो इसमें से जो टाइप ए वाला डॉटर सेल होता है, ये दोबारा ये जो टाइप ए वाला स्पर्मेटोगोनियम होता है, इसकी जगह आ जाता है, इसकी जगह पूर्ण कर लेता है, क्योंकि इसकी तो डिवीजन हो गई और ये जगह खाली हो गया था। तो ये फिर यहाँ पर आकर इसी जगह को क्या कर लेता है, फिर ये पूर्ण कर लेता है। और ये दूसरा जो डॉटर सेल है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसकी ग्रोथ हो जाती है। और ग्रोथ जब इसकी हो जाती है, तो ग्रोथ के नतीजे में ये इसको फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नाम दिया जाता है, यानी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तब्दील हो जाता है। और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, इसकी फिर वो सेल डिवीजन होती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, इसकी जो क्रोमोसोम होते हैं, इसकी फिर रिप्लिकेशन हो जाती है और ये 4NDNA पर मुश्तमिल हो जाता है। और जब इसके डॉटर फर्स्ट मैट्रिक डिवीजन प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट की जब फर्स्ट म्याटिक डिवीजन होती है तो फर्स्ट म्याटिक डिवीजन के नतीजे में यहाँ पर जो 2 डॉटर सेल बनते हैं, इन डॉटर सेल में जो है ये 2 एंड डीएनए पर दोनों क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। और ये जो डॉटर सेल इसके बन जाते हैं फर्स्ट म्याटिक डिवीजन के नतीजे में जो डॉटर सेल बनते हैं, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नाम दिया जाता है। अब फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं दोनों, ये फिर 2 म्याटिक डिवीजन के जरिए इसकी डिवीजन होती है, इसकी तकसीम होती है। और जब फिर ये दोनों दोबारा इसकी डिवीजन हो जाती है तो इसको 2 म्याटिक डिवीजन कहते हैं। और इस 2 म्याटिक डिवीजन के नतीजे में जो डॉटर सेल बनते हैं इसको स्पर्मेटिड कहते हैं, ये स्पर्मेटिड कहलाते हैं। और यही स्पर्मेटिड फिर एक अमल है जिसको स्पर्मियोजेनेसिस का अमल कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के अमल के जरिए स्पर्मेटिड जो होते हैं ये मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह एक प्राइमरी जो ओसाइट होता है इससे 4 मैच्योर स्पर्म क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इसकी जब तकसीम शुरू होती है, उसका जब फर्स्ट म्याटिक डिवीजन के जरिए इसकी तकसीम होती है तो ये तकसीम तकरीबन 25 दिन में मुकम्मल होता है। और जब इसके से प्राइमरी ओसाइट जब दोबारा क्या होता है फर्स्ट म्याटिक डिवीजन के जरिए इसकी तकसीम होती है तो इसमें तकरीबन 9 दिन लगते हैं। और फिर सेकेंडरी जो म्याटिक डिवीजन होता है, सेकंड म्याटिक डिवीजन, वो 19 दिन में तकमील को पहुंचता है। और फिर स्पर्मेटिड से जो मैच्योर स्पर्म बनते हैं तो 21 दिन में ये अमल क्या होता है, तकमील को पहुंचता है ना। इसके बाद वो जेनेसिस है, द प्रोसेस ऑफ एग formation and development from primordial germ cell in the ovary of female is called oogenesis. ये भी जब यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का तीसरा हफ्ता शुरू हो जाता है तो तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते तक एम्ब्रियो के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनते हैं। और ये जर्म सेल इसकी माइटोसिस के जरिए फिर क्या होती है, बार बार इसकी तकसीम जारी होती है। जब छठे से 8वें हफ्ते तक इसकी ओवरी बन जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं वो इन ओवरीज के अंदर इंटर हो जाते हैं, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये चले जाते हैं। और जब ये ओवरीज के अंदर चले जाते हैं तो इसको फिर ओगोनियम या स्टेम सेल का नाम दिया जाता है। इसके और ये तकरीबन तादाद में 6 से 7 मिलियन क्या होते हैं के बराबर इसकी तादाद होती है। इसमें से फिर बाज ओगोनियम की जो है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और तकरीबन 1 से 2 मिलियन जो ओगोनियम होते हैं इसकी ग्रोथ हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं। और जिसकी ग्रोथ हो जाती है इसको फिर प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट में ये क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। 16वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक यहाँ पर ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फोलिकल वो बन जाते हैं। तो जब एक खास किस्म की तेलियां हैं जो कि प्राइमोर्डियल फोलिकल कहलाते हैं, तो जब प्राइमोर्डियल फोलिकल बन जाते हैं तो ये प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं ये एंटर्स प्राइमोर्डियल फोलिकल, ये इस प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जब ये इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं तो साथ ही 20वें से 24 हफ्ते के दौरान इसकी जो फर्स्ट म्याटिक डिवीजन क्या हो जाती है और शुरू हो जाती है। लेकिन इसका फर्स्ट म्याटिक डिवीजन जब प्रोफेज के डिप्लोटिन के स्टेज में पहुंचता है तो फिर यहाँ पर ये अमल रुक जाता है, ये अमल अरेस्ट हो जाता है। और ये तकरीबन बच्ची की पैदाइश और पैदाइश के बाद बच्ची की बलूगत तक ये क्या होता है, ये अमल रुका हुआ होता है। यानी प्राइमरी ओसाइट इसकी फर्स्ट म्याटिक डिवीजन शुरू हो जाती है लेकिन प्रोफेज के मरहले में ये क्या हो जाती है, डिप्लोटिन का जो स्टेज होता है इसमें ये रुक जाता है और तकरीबन बलूगत तक ये अमल रुका हुआ होता है। तो उस दौरान जो चूंकि जब
जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे वो 1 से 2 मिलियन थे, और जब ये फिर इससे जो इसकी जो फर्स्ट मैटिक डिवीजन के नतीजे में जिन स्पर्मेटोसाइट की क्या हो जाती है, फर्स्ट मैटिक डिवीजन हो जाती है और डिप्लूटियंस के स्टेज में ये अरेस्ट हो जाते हैं, तो ये फिर कम होते होते जब बलूगत तक एक बच्ची पहुंचती है तो इनकी तादाद 3 से 4 लाख तक रह जाती है। तो यानी जब बच्ची बलूगत को पहुंचती है तो इसमें प्राइमरी ओवसाइट जो होते हैं इसकी तादाद 3 से 4 लाख पर मुश्तमिल होती है। अब जब बच्ची बलूगत को पहुंचती है तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड वही FSH और LH हार्मोन्स क्या करते हैं, वो खारिज करते हैं और ब्लड के जरिए ओवरी तक भेज देते हैं। जब ओवरी तक ये पहुंच जाते हैं तो ये जो प्राइमरी ओवसाइट जो कि प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर होते हैं, इन दोनों की क्या होते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं FSH हार्मोन, और दोनों की ग्रोथ क्या हो जाती है और शुरू हो जाती है। तो फोलिकल की हम हालांकि दोनों एक, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट वो फोलिकल के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको अलग पढ़ते हैं और इस फोलिकल को फिर उधर हम अलग पढ़ेंगे, तो ये अमल जारी रहता है। तो जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है तो प्राइमरी ओवसाइट जो डिप्लूटियन के क्या होता है स्टेज में ये अमल रुका होता है, ये अमल यानी फर्स्ट मैटिक डिवीजन जो होता है ये मुकम्मल हो जाता है, और जब ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो इस फर्स्ट मैटिक डिवीजन जब तकमील को पहुंचता है प्यूबर्टी के बाद, तो ये इससे एक सेकेंडरी ओवसाइट और एक पोलर बॉडी क्या हो जाते हैं, ये बन जाते हैं। और फिर इस सेकेंडरी ओवसाइट जो होता है इसकी फिर दो मैटिक डिवीजन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और दो मैटिक डिवीजन जब मेटाफेज के फेज में पहुंचता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है, ये अमल फिर रुक जाता है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, यानी सेकेंड मेटाफेज में ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये उस हद तक रुका हुआ होता है जब तक कोई स्पर्म जो होता है वो इस जो अरेस्ट जो सेकेंडरी ओवसाइट होता है, ये सेकेंडरी ओवसाइट है जिसको ओम भी कहते हैं, मैच्योर ओम, ये इसके अंदर कोई स्पर्म दाखिल ना हो जाए, इसकी फर्टिलाइजेशन न करे। फर्ज की जाए ये स्पर्म इसके अंदर क्या हो गया है, दाखिल हो गया है, इसके साथ इसकी फर्टिलाइजेशन, जैसा इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म अंडे के अंदर दाखिल होता है, सेकेंडरी ओवसाइट के अंदर दाखिल होता है, तो दो मैटिक डिवीजन जो होता है वो फौरन क्या हो जाता है, वो तकमील को पहुंच जाता है। और ये जो सेकेंडरी ओवसाइट होता है ये दो मैटिक डिवीजन के जरिए एक फर्टिलाइज्ड ओम और एक सेकेंड पोलर बॉडी में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट मैटिक डिवीजन के नतीजे में जो पोलर बॉडी बनी थी ये भी दो मैटिक डिवीजन के जरिए दो पोलर बॉडी में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इस तरह तीन पोलर बॉडी और एक फर्टिलाइज ओम क्या होता है, ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे 4 स्पर्म बनते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी ओवसाइट होता है, इस प्राइमरी ओवसाइट से सिर्फ एक फर्टिलाइज ओम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनते हैं, जो कि बाद में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तहलील हो जाते हैं। अब इसके बाद है फोलिकुलोजेनेसिस, द प्रोसेस of follicle formation and development from primordial follicle in the ovary of female is called folliculogenesis. Folliculogenesis ये पहला जो फोलिकल होता है या जिसको प्राइमोर्डियल फोलिकल कहते हैं, ये तकरीबन 16 हफ्ते से 20वें हफ्ते के 16 हफ्ते से 20वें हफ्ते तक ये प्राइमोर्डियल फोलिकल बनता है। और जब प्राइमोर्डियल फोलिकल बन जाता है तो फिर जो प्राइमरी ओवसाइट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर फिर चले जाते हैं। तो इस तरह जो एक प्राइमोर्डियल फोलिकल होता है
प्राइमोर्डियल फोलिकल, वो इस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका जो बाहर वाला जो कवर होता है इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर वाला जो है इसको प्राइमरी ओसाइट पर मुश्तमिल होता है, और प्राइमरी ओसाइट के गिर्द फिर सेल होते हैं जिसको मेसोडर्म सेल, और ये मेसोडर्म सेल चूंकि फ्लैट होते हैं इसलिए इसको ग्रेनुलोसा सेल का नाम दिया जाता है। और जब बच्ची बलूगत को पहुंच जाती है तो यहाँ पर FSH हार्मोन इसी तरह फिर आ जाते हैं और इस प्राइमोरियल फोलिकल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और इसके बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसकी जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो सबसे पहले इसके जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं ये बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। पहले ये फ्लैट नुमा होते हैं, और अब ये जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो फिर ये क्यूबाइडल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और जब ये क्यूबाइडल शक्ल इसकी ग्रोथ हो जाती है, यही वजह है कि फोलिकल के इसका जो ये जो मरहला होता है इसको ग्रोविंग फोलिकल का नाम दिया जाता है। बास किताबों में इसको प्राइमरी का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बुक जो है जहाँ पर इसमें ग्रोविंग फोलिकल का नाम दिया गया है। अब ग्रोविंग फोलिकल का जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं इसके गिर्द गिर्द यहाँ पर सॉरी प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन ये प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द एक कवर बना लेते हैं, और इस कवर को नाम दिया जाता है जोना पेलोसिडा। तो ये जोना पेलोसिडा एक कवर बन जाती है। अब इस ग्रोविंग फोलिकल की ग्रोथ इसी तरह जारी रहती है, और ये ग्रेनुलोसा जो सेल है या ये इसकी मल्टीपल तह बन जाते हैं, और इसके मल्टीपल तह जब इसके बन जाते हैं तो और इसके साथ साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द एक खास किस्म के सेल जिसको टीका सेल कहते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, और इसी फोलिकल को प्राइमरी फोलिकल का नाम दिया जाता है। तो ये इसके बाहर वाले टीका सेल है, ये ग्रेनुलोसा सेल है, और इसके बाद ये जो जोना पेलोसिडा है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये टीका सेल है, इसके अंदर जो है प्राइमरी ओ साइट है। फिर इस प्राइमरी फोलिकल की ग्रोथ इसी तरह जारी रहती है, और जब ये तीसरे मरहले में यहाँ पर दाखिल होता है तो इसके अंदर यहाँ पर टीका सेल की ये डेवलपमेंट इस तरह जारी रहती है, और टीका सेल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, एक टीका एक्सटर्ना बाहर वाले, और एक टीका इंटरना जो अंदर वाले होते हैं। जो बाहर वाले होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल की तरह काम करते हैं, और जो अंदर वाले होते हैं ये वेस्कुलर पर मुश्तमिल होते हैं, और ये ख़ास किस्म के हार्मोन जिसको एंड्रोजीन हार्मोन कहते हैं, और यही एंड्रोजीन हार्मोन बनाते हैं, और ये एंड्रोजीन हार्मोन फिर जो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना होता है इसकी मदद से इसको एस्ट्रोजीन हार्मोन में तब्दील किया जाता है, और इस तरह एस्ट्रोजीन और इनहिबिन हार्मोन क्या होते हैं यहाँ पर इसमें तैयार होते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक स्पेस बन जाती है, इस स्पेस को एंट्रम कहते हैं, और इस एंट्रम में खास किस्म का फ्लूइड भरा होता है, और ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को लिक्वर फोलिकुली फ्लूइड कहते हैं। लिक्वर फोलिकुली फ्लूइड इसको नाम दिया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर जो एंट्रम बन जाता है इसी वजह से इस फोलिकल का नाम है सेकेंडरी एंट्रल फोलिकल, या इसको अर्ली एंट्रल फोलिकल का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद ये सेकेंडरी फोलिकल जो होता है ये मैच्योर सेकेंडरी फोलिकल में तब्दील हो जाता है। ये इसमें तब्दीली आती है कि ये एंट्रम जो होता है ये एंट्रम क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये जो एंट्रम है जिसमें खास किस्म का फ्लूइड होता है, लिक्वर फोलिकुली फ्लूइड होता है, ये इसका जोना पेलोसिडा है। इसके इर्द गिर्द इसके अंदर मैच्योर क्या हो जाता है ओसाइट होता है, और ये इसका क्या है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये टीका एक्सटर्ना है, ये टीका इंटरना है, ये ग्रेनुलोसा सेल या इसको ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना भी कहते हैं, अब इसको ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना कहते हैं। और ये जो यहाँ पर ये
जोना पेनिसुला के गिर्द जो यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल होते हैं, इसको कोरोना रेडिएटा का नाम दिया जाता है। और ये जो यहाँ पर जो ओम होता है, प्राइमरी जो ओसाइट होता है, तो ये प्राइमरी ओसाइट और यहाँ पर ये ग्रेनुलोसा सेल, जो सेल इसको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको डाइकस प्रोलीजरस डाइकस प्रोलीजरस सेल इसको नाम दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो सेल है और ये सारे सेल यहाँ से यहाँ तक, इस सब को क्यूमुलस ओफोरस सेल का नाम दिया जाता है। अब जहाँ पर जब LH हार्मोन आ जाते हैं, अच्छा इस फोलिकल का नाम जो है मैच्योर फोलिकल है या सेकेंडरी मैच्योर फोलिकल इसको भी कहते हैं। और इसका जो खास नाम है वो है ग्राफियन फोलिकल इसका नाम है। तो जब ग्राफियल फोलिकल यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूक्लिक डिवीजन जो कि डिप्लोटीन के स्टेज में रुका हुआ था, वो अमल फिर यहाँ पर शुरू हो जाता है। और जब ये फोलिकल जो होते हैं, ये ग्राफियन फोलिकल की स्टेज तक ये फोलिकल पहुँचते हैं, तो यहाँ पर वो फर्स्ट न्यूक्लिक डिवीजन भी क्या हो जाता है, वो भी मुकम्मल हो जाता है। और ये जो यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और इसके बाद LH हार्मोन की मदद से ये क्या होता है, ये इस फोलिकल से क्या होता है, बाहर निकल आता है। और जब ये बाहर निकल आता है तो इस फोलिकल को डिस्चार्जिंग फोलिकल का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओम होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ओवुलेशन का अमल हो जाता है। और इसके इर्द गिर्द जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं, ये एक क्राउन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ताज की शक्ल। और इसको कोरोना रेडिएटा इसी वजह से इसको कहा जाता है। और ये जो अमल हो जाता है, ये जो सेल बन जाता है, ये अभी तक, अच्छा जब ये यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लिक डिवीजन मुकम्मल हो जाता है और सेकेंडरी ओसाइड और पोलर बॉडी बन जाती है, तो जैसा ये ग्राफियन फोलिकल इससे अंडा जब बाहर निकलता है, तो अंडा निकलने से पहले, अंडा डिस्चार्ज होने से तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ पर 2 न्यूक्लिक डिवीजन शुरू हो जाता है। और 2 न्यूक्लिक डिवीजन मेटाफेज के फेज में आकर फिर रुक जाता है। तो यहाँ पर ये अंडा जो बाहर निकलता है, इसमें 2 न्यूक्लिक डिवीजन मेटाफेज के मरहले में क्या है, अभी तक रुका हुआ है। और जब स्पर्म आकर इसके अंदर दाखिल होता है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इसके बाद 2 न्यूक्लिक डिवीजन क्या होता है, तकमील को पहुंचता है। अब अगर अंडे के बाद ये जो बाकी हिस्सा है, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना है, और ये टीका सेल जो होते हैं, और ये जो एंट्रम होता है, ये कार्पस लुटियम में ये फोलिकल तब्दील हो जाता है। कार्पस बॉडी को कहते हैं। लुटियम जो होता है जर को, एक जर बॉडी में, और इस जर बॉडी की खासियत यह है कि ये प्रोजेस्टेरोन को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। ये उस वक्त तक प्रोजेस्टेरोन को खारिज करते रहते हैं जब तक मेंसिस का अमल शुरू ना हो जाए। जब मेंसिस का अमल शुरू हो जाता है तो ये कार्पस लुटियम जो होता है, ये भी डीजनरेट हो जाता है, ये भी टूट जाता है, और इसको फिर कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और ये फिर जनरेट होकर यहाँ पर फोलिकल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये प्राइमोरियल फोलिकल से लेकर ग्रेफियन फोलिकल तक जो प्राइमरी ओसाइट का जो फर्स्ट न्यूक्लिक डिवीजन होता है, यहाँ पर तकमील को पहुंचता है। और फिर यहाँ से दूसरा न्यूक्लिक डिवीजन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ये उस वक्त तक तकमील मेटाफेज में रुक जाता है, और ये उस वक्त तक तकमील को नहीं पहुंचता जब तक अंडे के अंदर स्पर्म दाखिल न हो। यहाँ पर हमने देखा कि जब अंडे के अंदर स्पर्म दाखिल हो जाता है तो फिर 2 न्यूक्लिक डिवीजन क्या हो जाता है, फौरन मुकम्मल हो जाता है। और इसी तरह एक अंडा फिर इस ज़ाइगोट और इससे फिर एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। तो ये आज का स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस और फोलिकुलोजेनेसिस तीनों का हमने बयान किया। क्या इसकी तफसील बयान की इंशाल्लाह समझ में आई होगी। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।